This conference will now be recorded. इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो एक तो ये थी कि हमने पर्सन को डिफाइन किया था कि व्हाट इज मेंट बाय अ पर्सन, पर्सन से क्या मुराद है, ठीक। और उसमें हमने पर्सन के डिफाइन करते हुए ये बात की थी कि पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी पार्ट यानी पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो है, और कंपनी। और इंडिविजुअल में सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन होंगे। नॉन सैलरीड और एओपी के रेट जो है वो सेम होंगे, और ये रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये इंशाल्लाह आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ये हमने कैसे डिसाइड किया कि एक पर्सन सैलरीड होगा, उसका एक सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था कि इफ टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स 75%, इक्वल टू नहीं, एक्सीड्स ऑफ द टैक्सेबल इनकम, देन द इंडिविजुअल इज अ सैलरीड पर्सन। ये एक लाइन है जिसको आपने याद रखना है। फिर हमने टोटल इनकम को डिफाइन किया कि टोटल इनकम से क्या मुराद है। टोटल इनकम पाकिस्तान में जितने भी लोग होंगे उससे मुराद है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हमारे होंगे। इस टोटल इनकम में से अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस यानी ज़कात वगैरह, ज़कात, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, प्रॉफिट ऑन डेट को माइनस किया जाए तो हम टैक्सेबल इनकम तक पहुंच जाएंगे। ये इसमें एक बात थी। लेकिन अगर एग्जाम में डिडक्टेबल अलाउंसेस ना हो तो एग्जाम में आपकी टोटल इनकम इज इक्वल टू हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। तो फिर एग्जाम के अंदर हम टोटल इनकम का वर्ड लिखेंगे नहीं, क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं है, तो डायरेक्ट हम वहां पर टैक्सेबल इनकम का वर्ड यूज करें। जो न्यूमेरिकल होगा उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये टैक्सेबल इनकम ही ना कैलकुलेट करनी, वो लाजमी ये स्टेप तक तो हमें पहुंचना है। उसके बाद अगर तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो टैक्सेशन करते हुए लिखेंगे उसकी ब्रैकेट में कि ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड केस है। लेकिन अगर एओपी का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो फिर उसके बाद आप सैलरीड या नॉन सैलरीड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ एओपी लिखेंगे। ये डिसाइड करने के बाद आप टेबल चूज करेंगे, उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटी क्या है? वो है जो आपने साल के एंड के ऊपर, जिसको हम एनुअल कहते हैं, एनुअल यानी ईयर एंड के ऊपर आपने कैलकुलेट करनी होगी। उसमें से जो आपका ड्यूरिंग द पीरियड एडवांस टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स, जिसको विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, वो आप उसमें से लेस करेंगे। अगर ये विद होल्डिंग टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी से कम हुआ तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा और इसको टैक्स पेएबल कहेंगे। और अगर ये आपका विद होल्डिंग टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा हुआ तो इसको टैक्स रिफंडेबल वो कहेंगे। ठीक, ये दो चीज़ें हमने की। जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, बी स्टेप, वो होगा कि हमने एक डॉक्यूमेंट है जिसको टैक्स रिटर्न कहते हैं। टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है और वो क्या है? एफबीआर का सॉफ्टवेयर आईरिस है, उसके थ्रू आप इसको ऑनलाइन इसको जमा करवाएंगे। ठीक हो गया। और उस टैक्स रिटर्न के 3 हिस्से होंगे, उसमें आप अपना प्रोफाइल, आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप उसमें अपनी इनकम बताएंगे कि मेरी इनकम क्या है, और उसमें आप अपना टैक्स बताएंगे। ठीक। इस रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट कुछ जो रिटर्न है उनको चेक करेगा, जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं। रिटर्न को चेक करने को क्या बोलते हैं? असेसमेंट। यानी लाजमी नहीं, जैसे कि अभी अगर आप लास्ट ईयर को उसको देखें तो मेरा ख्याल है कि 1.4 मिलियन, इससे ज़्यादा रिटर्न फाइल हुई थी, तो उसमें उन्होंने जो ऑडिट किया
वो 10,941 को चेक किया। तो आप देखें कि हर रिटर्न को चेक नहीं किया जाता जो जमा करवाई जाती है। इस रिटर्न को गोशवारा भी कहते हैं, यानी टैक्स पेयर जो एफबीआर को जमा करवाता है, इसमें से सिर्फ इतनी रिटर्न को चेक किया गया। ठीक है, इसका अभी हमारे सिलेबस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। तो उसकी जो आप ऑडिट होगा या उसकी असेसमेंट की जाएगी, तो उसके आप अगेंस्ट अपील में भी जा सकते हैं। तो उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं कि जी मैं इससे खुश नहीं हूँ, मेरे साथ जो है फलां पॉइंट के ऊपर मुझे तंग किया जा रहा है। तो एक अपील का प्रोसीजर भी हमारे पास मौजूद है। ये सारी चीज़ें आपके सिर्फ एक ही चैप्टर में मौजूद है, लेकिन इससे पहले जितना भी काम है वो सारा आपके तकरीबन 16 चैप्टर्स में फैला होगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम तकरीबन कितने चैप्टर कर लेंगे? 16 चैप्टर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद ये तीनों डी, बी, सी और डी, ये सारी स्टेजेस जो है आपकी किताब में एक ही चैप्टर में मौजूद है। ठीक हो गया, तो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेकर चलेंगे। सर, आज हमारा जो है वो चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो पहले मेरे से पूछ ले, फिर मैं आगे चलूंगा। ये जो चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे ये कौन सी बुक से? मैंने खालिद पेटीवाला की बुक है जो आपको भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये नजर आ रहा है ना आपको? जी सर। ये मैंने कल व्हाट्सएप भी कर दिया हुआ है, आप वहां से फिलहाल डाउनलोड कर लें। जी सर, जब मिल तक गया। आपको किताब, हाँ जी बिल्कुल, जब तक आपको किताब नहीं मिलती, आपका अगर कोई सोर्स है तो वहां से प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, या पीडीएफ में आप ठीक है अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इसको देख लें। ठीक है, जब तक ठीक है। आपके पास किताब नहीं आएगी मैं चैप्टर आपके व्हाट्सएप साथ पे शेयर कहाँ करता बिकी है? रहूंगा। कौन सा कोई ग्रुप है? व्हाट्सएप बेटा एक ग्रुप है, अगर आपको नहीं मिला तो आप जो है वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ आपको भेज दूंगा। ओके मीटिंग के सर, ठीक अंदर है, मुझे पता थैंक यू। नहीं कि इसके अंदर मुझे कोई फाइल तो नज़र नहीं आई, या फाइल की ऑप्शन इसमें मुझे तो कोई नज़र ऐसी नहीं आ रही। ये सर नहीं अटैचमेंट। इसमें अटैचमेंट की ऑप्शन नहीं है। ओके सर, आई तो विल मैसेज यू। ओके। ओके जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन बेटा आपका हो? अच्छा जी, आपको मुआज मेरी आवाज़ आ रही है? मुआज, सर एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन नहीं नजर आ रही किसी को भी। अच्छा, स्क्रीन किसी को नज़र नहीं आ रही। जी, आप नज़र आ रही? यस सर। जी सर, आगे। चल ठीक है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? फिर हम स्टार्ट करें आज चैप्टर नंबर 1 को। जी इट्स ओके। जी सर, क्लियर है। क्या है? चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, आज हम अपनी जो बुक को स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हमें हमारा जो ऑर्डिनेंस है उसका पता होना चाहिए कि ये सारा मटेरियल जो हमने पढ़ना है वो हमारी जो टेक्स्ट की बुक्स हैं वो कहाँ से लिया गया है, उसका तरीक़ेकार क्या है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई। अंडरस्टैंड। तो पहले हमें ज़रा उसका एक ओवरव्यू करें, उसके बाद हम अपने टेक्स्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है जी। देखिए, अभी मैं आपको ऑर्डिनेंस दिखाऊंगा। ऑर्डिनेंस की हमारी जो किताबें हैं इनकम टैक्स लॉज की, वो बेसिक हमारी दो किताबें हैं। एक का नाम है हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, ये जो चीज़ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर जो है वो बता रहे हैं मुझे उसकी किसी चीज़ की समझ आई है किसी। ये सिर्फ किताब को पढ़ने के लिए ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे हैं इसके अंदर हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स, और वो है 2002। देखें, इसके बाद ये जो डेट होती है ना आपके पास, ये जो डेट मेंशन होती है 2001, ये इसका ईयर ऑफ बर्थ होता है। जितने भी लॉज हैं आपके, उनके बाद जो आपकी डेट मेंशन होती है दैट इज उसकी जो है वो डेट ऑफ जो ईयर ऑफ बर्थ होता है। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया, इससे पहले जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था उसका नाम था 1979। तो इट मीन्स कि ये 1979 में आया था। आपके कंपनी लॉ जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 में आया, इससे पहले इसका नाम था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ठीक, ये चीजें हैं। अच्छा, ये दो किताबों का फंक्शन क्या है, पहले इसको जरा हम वो देखते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनेंस है बेसिक लॉ ये है, ये हमारा ऑर्डिनेंस बेसिक लॉ ये है हमारे पास। असल चीज ये बताता है, इसको हम प्रोविजंस कहते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोविजंस। यानी किसी भी सेक्शन को आप प्रोविजन कह सकते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इट मींस के लॉ के अंदर जो चीज प्रोवाइड की गई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इट इज अ जनरल वर्ड। अच्छा, जो इनकम टैक्स रूल्स है ना, इट एक्सप्लेन्स द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके अंदर कोई नई चीज नहीं होगी, ये बात याद रखें। इनकम टैक्स रूल्स के अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो यहाँ पर मौजूद है उसको ये एक्सप्लेन करता है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों के पास कुरान पाक की किताब है, ठीक। अब कुरान पाक के अंदर कई दफा ये कहा गया कि नमाज पढ़े, लेकिन सुबह की कितनी रक्त पढ़नी है, हमने जो है वो जोहर असर मगरिब हमें नहीं पता। वो नमाज कहाँ से कैसे पढ़नी है वो कहाँ लिखा हुआ है, सुन्ना के अंदर। ठीक हो गया, वो सुन्नत के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा ऑर्डिनेंस भी ऐसे है, तकरीबन ऐसे ही है, ठीक है। और हर कुरान पाक की आयत के ऊपर हदीस तो नहीं है, कोई सुन्नत तो नहीं है। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक्सप्लेन किया। इसी तरह हमारे ऑर्डिनेंस में हर प्रोविजन की एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। कहां पर आपको रूल्स मिलेंगे, जहां पर उसकी जरूरत महसूस हुई। मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं। जैसे कि ये कहा गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को
जो भी बेनिफिट देगा वो सैलरी के हेड में टैक्स होंगे, लेकिन हमें ये नहीं बता रहा ऑर्डिनेंस कि भाई उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे ऐड करेंगे। देखिए ना, कैश मिला, उसकी तो समझ आती है कि कैश मुझे मिल गया 1 लाख रुपया, तो अमाउंट है, ये मेरी सैलरी में ऐड होगी। लेकिन एक एम्प्लॉय को अगर कार मिल गई, तो कार जो है वो तो 20 लाख रुपए की है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, उसका कितना बेनिफिट मेरी सैलरी में ऐड किया जाएगा, राइट? क्या 20 लाख ऐड किया जाएगा, क्या 10% ऐड किया जाएगा, 5%? तो उसके लिए हमें कहाँ देखना पड़ता है, फिर रूल्स हमारी रहनुमाई करता है, रूल हमें बताते हैं इनकम टैक्स रूल्स कि भी ये चीज इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह से ऑर्डिनेंस हमें ये बताता है कि रेजिडेंट जो होगा उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक। लेकिन ये रेजिडेंट का पता कैसे चलेगा कि कौन रेजिडेंट है? फिर वो बताता है इसके अंदर ही, इंडिविजुअल के लिए डेज की बात करता है कि इतने दिन वो पाकिस्तान में होगा तो वो रेजिडेंट होगा, लेकिन ये डेज का कैलकुलेशन हमें नहीं गाइड करता। तो कैलकुलेशन हमें कहाँ मिलती है? फिर जाके रूल्स के अंदर। इसी तरह कैपिटल गेन्स के ऊपर रूल्स मौजूद है, अच्छे खासे रूल्स मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो है ये है, ये बात समझ आ गई कि इन दोनों, ये दो जो किताबें हैं रूल्स और ऑर्डिनेंस, इनमें क्या फर्क है। रूल्स आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब आते हैं हमारे पास जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसकी क्या शक्ल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्डिनेंस है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 31 दिसंबर 2019, यानी ये हमारे एग्जाम में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर आपको चैप्टर का वर्ड नजर आ रहा है, ठीक, ये देखिए चैप्टर का वर्ड नजर आ रहा है। तो ये हमारा जो ऑर्डिनेंस है, ये पहली बात ये है कि ये चैप्टर्स में डिवाइडेड, ठीक है जी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, अब देखिएगा चैप्टर 1 के अंदर आपको 3 सेक्शन नजर आ रहे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। ये आज मेरे से इंसर्ट नहीं हो सका उधर नोट 1 के अंदर, इसलिए इसके ऊपर मैं ऐसे ही जरा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही। चेक करता हूँ, शायद इसमें एडिट की ऑप्शन हो, नए काम में पड़ गया। अच्छा जी, तो इसके अंदर एक चीज तो ये आ गई। अब देखें चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आगे फिर सेक्शन है, इसका मतलब जब चैप्टर खत्म होगा तो सेक्शन की सीक्वेंस खत्म नहीं होगी। इसमें आपके पास ये जो सेक्शन 2 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ का लिखा हुआ है डेफिनेशंस। पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो लॉज है उनके अंदर जो डेफिनेशंस है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपको मिलेगी। यानी कंपनीज एक्ट को देख लें, कंपनीज ऑर्डिनेंस को देख लें, रूल्स को देख लें, अक्सर लॉज को उसके अंदर जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में ये डेफिनेशंस क्या चीज है? डेफिनेशन से ये मुराद है कि लॉ कहता है कि अगर ये वाला लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं तो इससे मुराद ये होगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे ऑर्डिनेंस में लिखा जाता है बोर्ड, BOARD, बोर्ड। अब ये डिक्शनरी मीनिंग जो है इसके बहुत सारे हो सकते हैं। बोर्ड से मुराद बोर्ड भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहता है जब भी मैं लफ्ज बोर्ड लिखूंगा तो इससे मुराद आपने क्या समझनी है? FPR। जब मैं टैक्स लिखूंगा तो इससे मुराद क्या होगी? इनकम टैक्स। यानी बार बार मैं इनकम टैक्स का वर्ड यूज नहीं करूंगा, आई जस्ट राइट टैक्स। तो आपने करना है, जब मैं पर्सन लिखूंगा तो उससे क्या मुराद होगी? आप समझेंगे कि मैं इंडिविजुअल, AOP, कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी सब की बात कर रहा हूँ। मुझे बार बार ये अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो वहां मैं वर्ड पर्सन का यूज नहीं करूंगा, बल्कि इंडिविजुअल का वर्ड यूज करूंगा। इसी तरह
मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो कि हम टाइम के साथ साथ हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। ये उसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, उसके बाद देखें हमारा जो था वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा देखें जो सेकंड चैप्टर था वो स्टार्ट हो गया स्क्रीन नहीं आ रही जी। तो स्क्रीन नहीं आ सर। रही, सर स्क्रीन गायब हो स्क्रीन गई नहीं आ है रही। फिर से। तो स्क्रीन गायब हो, सॉरी, हाँ जी। मैं एक मिनट दोबारा स्क्रीन ऑन करता हूँ जी। अब आगे यस सर। अच्छा, यस अब सर। देखिएगा चैप्टर 2 के बाद आपको उसके एक हेडिंग नजर आ रही है। हर चैप्टर की एक हेडिंग होती है, चार्ज ऑफ टैक्स, और उसमें सेक्शन स्टार्ट हो गए। ये आपने नोट करना, सेक्शन 4, सेक्शन 4B, 5, 5A। ये जो आपको इसके साथ लफ्ज बी नजर आ रहा है ना, ये देखें 5A, इससे ये मुराद होती है कि ओरिजिनली जब ये ऑर्डिनेंस बना था तो ये वाले सेक्शन इसमें मौजूद नहीं थे, तो उसके बाद इसको लिखा गया है। जब भी आपको किसी सेक्शन के साथ ये बी लिखा, ए बी नजर आएगा, तो इट मींस कि ये सेक्शन बाद में बनाया गया है। अच्छा, आप ये पूछेंगे सर यहाँ 5 के बाद तो ए है, यहाँ 4 के बाद डायरेक्ट 4B है, तो इससे ये मुराद है कि यहाँ पर 4A कभी था, उसको बाद में खत्म कर दिया गया। तो ऑर्डिनेंस के अंदर चेंजेस भी आती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बाज़ का तो उसको कम ज्यादा करते हैं, वो मैं चेंजेस का भी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिएगा जरा जो अच्छी चीज है, देखिए चैप्टर 3। लेकिन चैप्टर 3 के बाद देखें ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद जो था वो कहीं पर भी पार्ट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखें चैप्टर 3 के अंदर पार्ट आ गया, पार्ट 1, राइट। उसके बाद आ गया पार्ट 2 आ गया, उसके बाद जो था वो पार्ट 3 आ गया, राइट, हेड्स ऑफ इनकम। अच्छा, अब पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 के अंदर जो था वो उसने क्या कर दिया, फिर डिविजन आ गई, राइट, डिवीजन 1, डिवीजन 2, यानी फोर्थ पार्ट की डिवीजन भी मौजूद है। अच्छा, अब देखिएगा ये क्या चीजें हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखिए हमारे जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये एक्चुअली जो हमारा ऑर्डिनेंस है ये डिवाइडेड है चैप्टर्स के अंदर। बेसिक इसकी जो डिवीजन है वो किस में है, चैप्टर्स के अंदर। ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इसी तरह आपने देखा कि एक चैप्टर के, जैसे कि चैप्टर हमारा 3 था, अगर लॉ ये महसूस करे कि इसके अंदर डिफरेंट इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, यानी यानी चैप्टर बनाए क्यों जाते हैं, चैप्टर बनाए जाते हैं ताकि एक सिमिलर इश्यूज को एक जगह डिस्कस किया जाए। लेकिन अगर उस सिमिलर इश्यूज के अंदर फर्दर इश्यूज आ जाए तो उसको फर्दर बाइफोकेट करेंगे। जैसे टोटल इनकम का एक है, तो टोटल इनकम तो हमारी 5 तरह की है ना, तो उसमें आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका पार्ट 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरह उन्होंने क्या किया, उसके 5 हिस्से कर दिए कि भी टोटल इनकम को, एक चैप्टर है टोटल इनकम का, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके आगे 5 हिस्से हैं। अच्छा, सैलरी को उन्होंने पार्ट 1 कह दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पार्ट 2 कह दिया, और बिजनेस इनकम को उन्होंने पार्ट 3 कह दिया। लेकिन आगे ये मसला हुआ कि जो बिजनेस इनकम है उसके आगे पार्ट्स हैं, उसमें कुछ डिविजिबल एक्सपेंसेस हैं, कुछ इनडिविजिबल एक्सपेंसेस हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उस पार्ट की आगे डिविजन्स बना दी। ठीक, उन्होंने क्या किया, कहा कि ये जो पार्ट है इसकी एक ये डिवीजन होगी, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4। तो इस तरह से हमारा जो ऑर्डिनेंस है ये डिवाइडेड है चैप्टर्स, चैप्टर के हो सकता है पार्ट्स हो, पार्ट्स की आगे डिवीजन्स होंगी, आगे डिवीजन्स के सेक्शन होंगे। अब मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ इसके। ये देखिए, ये जैसे सेक्शन 41 है हमारे पास, इस सेक्शन के साथ देखें आपको 1, 2A नजर आ रहा है। ये जो आपको 41 के बाद ए नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं सब सेक्शन। तो 41 सेक्शन है और 1 क्या है, सब सेक्शन है। ओके, अच्छा, इसके साथ देखिएगा 2 के बाद आगे ए लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लॉज।
अच्छा, बी के बाद देखें एक फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है, आई लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब क्लॉज। तो 41 मैं इसको कॉपी करके ट्राई करता हूँ, उधर मैं लेके जाऊँ ताकि इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ये देखें जी, हमारे पास ये जो 41 लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे सेक्शन, ठीक। और इसमें ये जो 1 और 2 है ना, इनको बोलेंगे सब सेक्शन, ठीक। उसके बाद ये जो ए है, इसको बोलेंगे क्लॉज, ठीक हो गया। और इसमें ये जो बी के, ये यानी ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है, ये दोनों क्या है, क्लॉज है। और क्लॉज के बाद फिर जो है वो नीचे आपको ये दो नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको बोलेंगे सब क्लॉज, ठीक। अच्छा, ये चीजें एग्जाम में पूछी नहीं जानी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछी नहीं जानी, लेकिन ये वर्ड बार बार यूज होने हैं। जिस किताब को भी पढ़ेंगे उसके अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे, तो आप परेशान होंगे कि ये क्लॉज और सब क्लॉज से क्या मुराद है। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है, ये देखें। फॉर एग्जांपल कि मैं इस लाइन का रेफरेंस देना चाहता हूँ, इस लाइन का, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 41, राइट। और इसकी जो सब सेक्शन है वो है 2, इसकी क्लॉज है बी, और ये है 2। इस तरह से इसको मैं लिखूंगा, राइट। इससे क्या मुराद होगी, सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41। इसको पढ़ा ऐसे जाएगा, यानी अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो उसको उल्टा लिखेंगे, लेकिन अगर रेफरेंस देंगे तो इस तरह से इसका रेफरेंस दिया जाएगा। अगर सिर्फ आप सेक्शन 1 का रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 411, यानी सब सेक्शन 1 ऑफ 41, राइट। और अगर आप ये बताना चाहते हैं किसी और किताब के अंदर कि मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको इसके साथ वर्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का भी लिखना पड़ेगा 2001। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ही आप बात कर रहे हैं तो फिर ये लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो अंडरस्टूड होगा कि ये जिस सेक्शन का रेफरेंस दिया जा रहा है वो इसी ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है। लेकिन अगर सेल्स टैक्स की बात की जाएगी, कस्टम की बात की जाएगी, तो उसके आगे, उस रेफरेंस के आगे मुकम्मल लिखा जाएगा कि ये वाला ये रेफरेंस मौजूद है। इस क्लियर जी, समझ आ गई आपको? जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन हो? नहीं। अच्छा, अब चलते हैं कि इसी जो ऑर्डिनेंस है हमारा, उसके हमारे पास उसके बाद क्या होते हैं, शेड्यूल्स। अपने इसके ऊपर आते हैं, ऑर्डिनेंस का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स, राइट। शेड्यूल्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है जी। हमसे रिलेटेड जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल 1, ठीक है, वो है टैक्स रेट्स। सेकंड शेड्यूल एग्जेम्पशंस का, लोअर रेट्स का। थर्ड शेड्यूल जो है हमारा वो डिप्रिसिएशन के रेट्स और अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल इनटेंजिबल्स की जो अमोर्ट डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन करेंगे उसकी बात हो, ठीक। अच्छा, इसी तरह आपको ये शेड्यूल भी याद नहीं करने, अंडरस्टैंड। एग्जेम्पशन की कुछ प्रोविजंस हैं वो मैं आपको याद करवाऊंगा। टैक्स रेट्स जो हैं इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास टैक्स लायबिलिटी के रेट्स हैं,
और ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये एडवांस टैक्स की विद होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। ये देखेंगे हमारे पास ऑर्डिनेंस है, तो इसके हम शेड्यूल के ऊपर जाके ये देखें, ये आ गया जी फर्स्ट शेड्यूल। देखें फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 रेट्स ऑफ टैक्स, उसमें देखें यही जो रेट्स हम कर रहे थे, टेबल 1 टेबल 2, ये सारे रेट्स, इसमें रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, ये हमें रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे रेट्स चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम देखें पार्ट 2 में जाएंगे इसके, ये अभी भी डिवीजन चल रही है उसकी। उसी तरह मैंने आपको बताया कि डिवीजन होती हैं इसमें, रेट्स ऑफ डिविडेंड वगैरह सारा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी पार्ट 1 चल रहा है ये सारा। ये आगे देखें पार्ट 2, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, नजर आ रहा है आपको। यानी पार्ट 1 के अंदर टैक्स लायबिलिटी के रेट थे। अब जिस किसी ने भी ड्यूरिंग द पीरियड टैक्सेस काटने हैं, डिडक्ट करना है या कलेक्ट करना है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, पार्ट 2 के अंदर वो रेट देखेगा। सीएनजी के लिए, गाड़ियों के लिए, सारे आपको बाकी रेट जो है वो मल्टीपल, बहुत लंबा ये पार्ट देखें 3 आ गया, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये देखिए डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांस टैक्स के ऊपर कुछ ने बता दी, जिनका डिडक्शन और कलेक्शन खास फर्क नहीं पता चलता, यहाँ पर डिडक्शन की बात, एडवांस टैक्स ऑन डिविडेंड, ये ब्ला ब्ला सारी चीजें, ये देखें इन्वेस्टमेंट, स्कूप, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इससे हमें ये पता चला कि अगर हम जिंदगी में किसी तरह का भी रेट देखना चाहते हैं, टैक्स रेट्स, बेशक वो टैक्स लाइबिलिटी का हो या वो एडवांस टैक्स का हो, यानी ड्यूरिंग द ईयर मेरे ऊपर क्या टैक्सेस अप्लाई हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, और ईयर एंड के ऊपर क्या है, तो मुझे कौन सा शेड्यूल देखना है, शेड्यूल 1। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं देखना चाहता हूं कि किस किस की इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, तो मुझे सेकंड शेड्यूल देखना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन के लिए थर्ड शेड्यूल देखना पड़ेगा। इसी तरह तकरीबन 10-11 शेड्यूल हमारे मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास 3 शेड्यूल जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये है कि जो अगली बात कि ड्यूरिंग द ईयर होता क्या है, अब ये रेलेवेंट हमारे सिलेबस में आएगी एथिक्स के चैप्टर में, बेसिक्स के चैप्टर में, उसको अंडरस्टैंड करना कुछ जरूरी है। देखें आपका जो साल है ना, वो पूरा ईयर जो है वो चल रहा होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेट्स सपोज कि जैसे पिछला साल था, मैं उसकी बात करूं, it was started on 1st of July 2018 and it was end on 30th of June 2019। अब जो हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है वो है दिस वन, it starts from 1st of July 2019 and will end on 30th of June 2020। अब इसके अंदर क्या जो ऑर्डिनेंस यहाँ था वही एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि जून के जो महीना हमारा जून का है, उसके अंदर एक फाइनेंस एक्ट आता है, उसके फर्स्ट वीक में, पहले वीक में, वीक 1 के अंदर एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बजट नहीं बोलते, बजट प्रेजेंट होता है। उस बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम फाइनेंस एक्ट कहते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं। तो जो लास्ट ईयर में बिल आया था उसका नाम क्या होगा, फाइनेंस बिल 2019, क्योंकि वो 19 में आया था। इस साल जो बिल आएगा चूंकि वो 20 में आएगा, तो उसका नाम होगा फाइनेंस बिल 2020। देखिएगा जून के फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट आएगी, आपको मिलेगी इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी हमारी रही तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे जाके। सॉरी जी आज जरा, अच्छा, फाइनेंस बिल जब असेंबली में प्रेजेंट होता है तो इसके ऊपर बहस मुबाहिसा होता है, इसके ऊपर लोग जो है, आपने देखा ही होगा कि क्या
अपोजिशन उसका हाल करती है, गालम गलोच की बात करते हैं, सारा कुछ करने के बाद जब ये अप्रूव होता है तो उसको हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। ठीक, उसका नाम होगा फाइनेंस एक्ट 2019। इन दोनों में फर्क क्या है? देखें, जो बिल होता है ना, ये सिर्फ एक प्रपोजल होती है, ये बात याद रखें। बिल की कोई हैसियत नहीं होती जब तक ये अप्रूव ना हो। इट इज जस्ट अ प्रपोजल कि किसी बंदे ने प्रपोज किया कि भी ऐसे होना चाहिए। जैसे कि किसी ने बिल पेश कर दिया कि जी कोरोना की वजह से मसाजिद को बंद करना चाहिए। असेंबली में बहस हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसको पास ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कोई कानून नहीं बना। लेकिन अगर वो पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एक्ट। ये अब इसकी एनेक्टमेंट स्टार्ट होती है। नॉर्मली जो फाइनेंस एक्ट होता है, ये कब इसकी एनेक्टमेंट स्टार्ट होती है? 1 जुलाई से, यानी इस डेट से इसकी एनेक्टमेंट स्टार्ट होगी और कब तक रहेगी? 30 जून 2020 तक। यानी इस तरह तमाम पाकिस्तान को ये पता चल जाएगा कि भी आइंदा साल के लिए मुझे किस परसेंटेज पे टैक्स काटना है और किस परसेंटेज के ऊपर मुझे ईयर एंड होने पे मुझे टैक्स लगेगा। यानी ये हमें एक साल पहले ही पता चल चुका होता है कि हमारी जो इनकम इस साल कमाएंगे उसके ऊपर ये टैक्स लगने वाला है। अंडरस्टैंड? ये नहीं होता कि हमें अचानक से पता चलता है, ये एक साल पहले पता चल जाता है, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि सर अगर साल के दौरान कभी चेंज करना पड़ जाए तो क्या कानून के हाथ बंधे हुए हैं? क्या कानून उसके बाद उसकी कोई चीज चेंज नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। उसको हम बोलते हैं एसआरओ। आपने सुना होगा जी अखबारों में, जी नया एसआरओ आ गया। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, या इसका दूसरा नाम होता है नोटिफिकेशन। ठीक है, ये भी होता है। अब ये कहाँ आपको मिलेंगे? अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर, आप इसकी fpr.gov.pk अगर हम इसको विजिट करेंगे तो आप देखें इनकम टैक्स बेसिक्स, रजिस्ट्रार, चेंज योर पर्सनल डिटेल्स और विद होल्डिंग टैक्स रेट्स, ये देखें उन्होंने अलग से भी दिए हुए। इसमें कुछ एक डेटा होता है डाउनलोड्स का। ठीक है, ये हेल्पलाइन आ गई, न्यूज, ये देखें लीगल पब्लिकेशन एक्ट अगर आपने देखना हो, ऑर्डिनेंस आपने लेना हो यहाँ से, ये देखें एसआरओ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने ऑर्डिनेंस देखना है तो ये देखें यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इस्लामाबाद एक्ट वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें एसआरओ देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे आप, ये एसआरओ आ गए, एक्टिव एसआरओ, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, इनकम टैक्स के एसआरओ, ये देखें। वो पूछ रहा है किस स्टेट का, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये एसआरओ आपका क्या कर देगा? वो डाउनलोड करेगा। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। ठीक, और ये एसआरओ का नंबर, इसका रेफरेंस दिया जाएगा और जो भी उसमें चेंज आई वो सारी चेंज जो है वो बता दी जाएगी कि इसके अंदर हमने, ये देखें, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस शैल नॉट अप्लाई टू द कमीशन रिसीव। देखा, एक सेक्शन को चेंज किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारा काम जो है वो होगा। अच्छा, इसी तरह इसमें होते हैं एसआरओस। वापस चलते हैं, ये क्या होते हैं एसआरओस? ये देखें सर्कुलर्स होते हैं, सॉरी, एसआरओस के अलावा इसमें सर्कुलर्स हैं। ये जो सर्कुलर्स होते हैं ना, ये डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात कर रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये सर्कुलर आ गया। ठीक है, ये मैं डाउनलोड करता हूँ इसको। ये देखें, ये सर्कुलर है 1 of 2 एक्सटेंशन इन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को क्या कर रहा होता है? कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, सेकंड सेक्रेटरी ऑपरेशंस, ये देखें, यानी किसी बंदे ने किसी दूसरे साहब को कम्युनिकेट किया कि इस काम को इस तरह से आपने करना है। जैसे मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं, इसकी सर्कुलर की, कि सर्कुलर जो है वो हमारा एफपीआर, वो कस्टम डिपार्टमेंट को एक लेटर इशू करता है।
कि आइंदा से जो लोग भी इंपोर्ट करें, आपने जब तक उनकी रिटर्न नहीं देखनी, उनके जो है वो मटेरियल को क्लियर नहीं करना। तो यहाँ एफबीआर जो है वो एसआरओ नहीं इशू करेगा, बल्कि उसको बोलेगा सर्कुलर। इसी तरह सैलरी के अंदर कंफ्यूजन आ रही थी कि सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, टैक्स क्रेडिट कैसे लोगों को दिए जाए। तो एफबीआर ने क्या किया कि अपने तमाम टैक्स डिपार्टमेंट्स को एक सर्कुलर इशू कर दिया कि जनाब आप जो है इस तरह से इसकी कैलकुलेशन किया करें, यानी वो उसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो एसआरओज क्या है जो लॉ में चेंज करते हैं, और सर्कुलर्स क्या है ये। तो ये टर्म सिर्फ सीखनी है आपको कि हमने जो है वो क्या इसको जो है वो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस एक्ट होता है। अच्छा अब देखिएगा हमारा एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है, मैं आपके ऊपर आता हूँ। हमारा एग्जाम इंशाल्लाह कंडक्ट हो रहा है सितंबर में, सितंबर 2020 में। अच्छा इससे पहले यहाँ पर नया लॉ आ चुका होगा, यहाँ फाइनेंस एक्ट इंशाल्लाह फाइनेंस एक्ट 2020 आ चुका होगा, और हमारे एग्जाम तक ये इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुकी होगी अगले साल के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है, तो मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं तो ये वाला पढ़ रहा हूँ पिछले वाला, तो क्या ये मेरे पर एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ये लिखा हुआ है उसकी गाइडलाइन में कि हमारे एग्जाम से 6 माह पहले की जो चेंजेस होंगी वो हमारे एग्जाम में टेस्ट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फाइनेंस एक्ट है वो इससे तकरीबन 3 माह पहले या 4 माह पहले आया होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो नई अब चेंजेस आएंगी इस बजट में वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं, बल्कि हम जो पुरानी चीजें हैं वही उसको पढ़ रहे होंगे, उसी के ऊपर एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो फिर क्या हम पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, हमें जो आई कैप है वो ऑब्सोलीट चीजें करवा रहा है? नहीं, आप इस बात की टेंशन ना लें। जब आप फाइनल में जाएंगे तो फिर दोबारा आपको फ्रेश वो फाइनेंस एक्ट पढ़वाएगा, वो सारी चीजें दोबारा आपको वो जो है ना वो इनकलकेट करेगा, और फिर आपकी ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कल बार बार व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि सर हम किताब कौन सी इस्तेमाल करें। तो बेटा जिस किताब के ऊपर 2020 लिखा हुआ है ना, या फाइनेंस एक्ट 2019 लिखा हुआ है, वो दोनों किताबें हमारे एग्जाम के लिए चल जाएगी। ठीक हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ मैंने ये कहा कि अगर इससे पुरानी किताब है तो चैप्टर 1 जो है वो उसका चल जाएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 के अंदर ये किया कि उसके अंदर मैंने लिख दिया, ये देखें मैंने लिखा है कि इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी आप कोई पुरानी किताब पढ़ लें, फाइनेंस एक्ट 2020 वाली पढ़ लें, 19 वाली पढ़ लें, तो इसमें चेंज नहीं है। यहाँ देखें मैंने यहाँ लिख दिया कि इसमें चेंज आई हुई है। ओके, और ये चेंज को मैंने हाईलाइट कर दिया उसके अंदर। इसी तरह यहाँ पर कोई चेंज नहीं आई, तो जहाँ पर चेंज आई है वो मैंने वहां पर मेंशन कर दिया कि इसके अंदर चेंज यहाँ यहाँ इन जगहों पर चेंज आई। ये थी हमारी चीज। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी मेरा बेटा, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। जी तलहा वो मेरा ख्याल है कि मुझे पोलन से है एलर्जी, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सारे जो है ना वो पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से ज़रा मुझे मॉर्निंग में ये इशू होता है। वैसे वो नहीं है, फ्लू नहीं है मुझे, लेकिन एलर्जी का एक अटैक जो है ना वो होता है। जी बेटा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ अभी। शुएब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ये सारा जो लेक्चर मैंने बोला अभी, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, वो सारा क्लियर है? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, आज हम जो है वो टाइम हमारे पास जी 15 सर। मिनट्स। जी बेटा। सर आपने एसआर और नोटिफिकेशन का एब्रीविएशन बताया, वो एक बार दोबारा बता दीजिए।
स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर नेट पे भी लिखेंगे ना आप, SRO स्टैंड्स फॉर, तो आपको उसके मीनिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। अब आपको कुछ टर्म्स का पता चला, क्लॉज, सब क्लॉज, सेक्शन। असल चीज कहाँ पड़ी हुई है? सेक्शन के अंदर। आपको डिवीजन में कोई चीज नहीं मिलेगी, पार्ट में, चैप्टर में कुछ नहीं होगा। असल चीज जो है वो सेक्शन में पड़ी हुई है। और सेक्शन जो है वो पार्ट्स की वजह से डिस्टर्ब नहीं है हमारे ऑर्डिनेंस के। यानी चैप्टर 1 खत्म होगा तो सेक्शन खत्म नहीं होगा, वो सेक्शन कंटिन्यू रहेंगे, सिर्फ जगह जगह पर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अच्छा जी, आज जो हमारा चैप्टर 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं, और उसकी कुछ हिस्ट्री जो है मैं थोड़ी सी उसको हम लेकर आगे चले। देखें, असल चीज जो है हमारी वो है 3 हिस्से हमारे पास। नंबर 1, हमने अपनी जो टैक्स रिटर्न है उसके अंदर 3 तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होती है। नंबर 1, अपना प्रोफाइल, या इसको रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोफाइल भी कहते हैं और इसको रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ये हमने इसको देना होता है। सेकंड जो मैंने आपको चीज बताई वो थी कि हमने इनकम, और थर्ड चीज जो है वो टैक्स। हमारा टोटल जो सिलेबस है वो इसी पे ही बेसिकली फॉल कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी इनकम क्या है और मेरा टैक्स क्या है, बस। क्योंकि डिपार्टमेंट का असल मकसद टैक्स के ऊपर है। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो हमारे 3 चीजें इसको बताई जाती हैं अपने प्रोफाइल में। एक है स्टेटस, कौन सा? पर्सनल स्टेटस। ठीक है, दूसरा बी स्टेटस है, लेकिन वो स्टेटस कौन सा है? रेजिडेंशियल स्टेटस। और तीसरा है उसमें टैक्स ईयर। पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं फिर आगे चलते हैं। हमारे पास जो पहला स्टेटस है वो है पर्सनल स्टेटस का, और दूसरा है रेजिडेंशियल स्टेटस, और फिर है टैक्स ईयर। पर्सन से क्या मुराद है हम डिस्कस कर चुके इसमें, इंडिविजुअल, AOP एंड कंपनी। इंडिविजुअल, AOP एंड कंपनी। कंपनी का फ्लैट रेट है दैट इज 29%। कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इनकम 1 रुपया है या 10 लाख है, इसको कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल 2 तरह के हैं। इंडिविजुअल में एक है सैलरीड केस और दूसरा है नॉन सैलरीड केस। नॉन सैलरीड और AOP के टैक्स रेट सेम है, सैलरीड के अलग हैं और कंपनी के अलग हैं। ये कहाँ मिलेंगे? जैसे आज हमने पढ़ा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 के अंदर ये रेट्स लिखे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो वहाँ रेट्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमें पता चली कि अगर कोई साहब का स्टेटस किसी का अगर चेंज होगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? उसकी टैक्स लायबिलिटी चेंज होगी। टैक्स लायबिलिटी डिफर हो सकती है, ये बात याद रखें। मे चेंज उसकी टैक्स लायबिलिटी चेंज उसमें आ सकती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार एक पर्सन के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बताएंगे डिफरेंट टैक्स रेट्स आर एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। दैट इज व्हाई देयर आर चांसेस दैट if the personal status of the person is changed, his, her or its tax liability may be changed। तो इसकी हमने प्रैक्टिस भी की, तो ये हमें इस बात की समझ ऑलरेडी आ चुकी हुई। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है ना इंडिविजुअल, AOP और कंपनी की, आज हम पहले उसको देखते हैं कि इससे क्या मुराद है, इंडिविजुअल से क्या मुराद है, AOP से क्या मुराद है। ठीक है, इसमें एक आध डेफिनेशन मेरा ख्याल है कि सर ने दी हुई है, ये देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी। AOP की डेफिनेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह कि AOP एक से ज्यादा लोग जो मिलकर काम करेंगे उसको हम AOP कहेंगे, अगर वो कंपनी नहीं। देखें, आपके पास या तो एक शख्स है
अकेला है तो वो या तो सैलरीड होगा या नॉन सैलरीड होगा। लेकिन इसके अलावा जो एओपी है, ठीक है, और कंपनी, इसमें फ़र्क क्या है? कंपनी कुछ एक से ज़्यादा लोग अगर इनकॉर्पोरेट होंगे, यानी इनकॉर्पोरेशन कर लेंगे, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो वो कंपनी कहलाएगी, ठीक है, पूरा ग्रुप बन जाएगा। अगर वो वैसे ही एक खुद ही उन्होंने काम शुरू किया किसी भी शक्ल में, बेशक वो एक बाप के 3 बेटे ही हैं, वो काम कर रहे हैं इकट्ठे मिलके, तो उसको भी हम पार्टनरशिप, हमारे मुताबिक वो एओपी ही है। अब जरा कंपनी की डेफिनेशन को देखते हैं। अच्छा जी, अ कंपनी एज डिफाइंड, अच्छा ये चीज मैंने कभी देखी नहीं आज तक जी। सर एसोसिएशन पर पर्सन की अगर एग्जांपल लेना चाहे तो पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप फर्म तो सबसे पहले आ गई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन सी होती है? हिंदू नहीं होते, ये जो फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं होते कि बाप फौत हो गया, पीछे बेटों ने कारोबार संभाल लिया, तो उसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियली कोई बंदा जो है, वो पहले ये बॉडीज होती थी, अब तो आपको शायद ये नजर ना आए, वो उसमें शामिल होगा। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ, कोई बॉडी जो कंपनी ना हो, किसी बाहर के कानून में बनी हो, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, बस कंपनी के अलावा जो भी आप काम करेंगे उसमें कंजोर्टियम भी हो सकता है, आपका जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। एओपी के अंदर ये बात याद रखें, इंडिविजुअल मिलके एक एओपी बना सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल और एओपी मिलके एक फर्म बना सकते हैं। इसी तरह एओपी और एओपी मिलके, दो एओपी मिलके एक फर्म बना सकती हैं। इसी तरह एओपी और कंपनी मिलके बना सकती हैं, दो कंपनीज आपस में मिलके जो है वो बना, यानी कोई भी शक्ल हो सकती है, ये बात याद रखें। यानी तो दो जॉइंट स्टॉक कंपनीज कंपनी, मिले, जिसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आ सकती है। नहीं 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 बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जैसे ये मोटरवे बनी थी, इसमें 2-3 कंपनी ने मिलके ये प्रोजेक्ट उठाया हुआ था, तो वो कंपनी का स्टेटस अपना अलग होगा। ए कंपनी का स्टेटस अलग है, बी कंपनी का स्टेटस अलग चल रहा है, लेकिन इन दोनों ने मिलके क्या किया कि मोटरवे को बनाना शुरू कर दिया। तो मोटरवे इज अ सेपरेट प्रोजेक्ट, इसकी टैक्सेशन अलग होगी, यानी ए कंपनी अपने टैक्स अलग पे करेगी, बी कंपनी अपना अलग टैक्स पे करेगी। इसी तरह ये जो नया इन्होंने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया ना मिलके, इसकी टैक्सेशन अलग होगी। इसको हम कहते हैं, यानी जब भी दो पर्सन वो किसी भी शक्ल में हो, आपस में मिलके एक नया काम स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम फिर जॉइंट वेंचर कहेंगे। अंडरस्टैंड? ये शक्ल होगी, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इसकी एग्जांपल कोड करें। अच्छा जी, इसके अंदर कंपनी का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपके चैप्टर 1 में कंपनी की जो डेफिनेशन है, उसमें देखें पहली जो चीज एक्सप्लेन की जा रही है, अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट इंक्लूड अ स्मॉल कंपनी। इसकी डेफिनेशन हमारे आगे बिजनेस के चैप्टर में आएगी, वहां जाके इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, ठीक है। अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अगर कंपनीज एक्ट के अलावा भी कोई कंपनी पाकिस्तान में किसी कानून के तहत बनी है, तो उसको भी हम कंपनी ही कंसिडर करेंगे। वो बेशक कोई पुराना कानून है या पाकिस्तान के बनने से पहले का कोई कानून मौजूद था, तो वो भी इसी डेफिनेशन में आ जाएगा। अब मुदारबा, मुदारबा जो है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग को कहते हैं। मुदारबा पाकिस्तान में लीजिंग, ये बहुत सारी मुदारबाज अब काम कर रही हैं। इसके अंदर एक कुछ लोग पैसा लगाते हैं और कुछ लोग अपनी स्किल देते हैं, उसको मुदारबा कंपनीज कहते हैं, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, अगर अब देखें पाकिस्तान के दो कानून की उसने बात कर दी, उसने कहा अगर ये पाकिस्तान जर्मन के अंदर, यूके के अंदर, अगर उसके कानून के मुताबिक भी वो कंपनी है, तो हमारे मुताबिक भी हम उसको कंपनी ही कंसिडर करेंगे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटीज, आपकी कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है? आपकी जो है एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये जो हाउसिंग सोसाइटी जितनी भी है, ये तकरीबन सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहलाती है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे शौकत खानम है, राइट, कशफ है,
ये सारे क्या है, ये भी कंपनी की डेफिनेशन में ही फॉल कर रहे हैं। ट्रस्ट एन एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये शौकत खानम वाले अपने आप को ट्रस्ट भी कहते हैं, शौकत खानम ट्रस्ट भी बोलते हैं, वो जिसके ट्रस्टीज होते हैं। अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच द बोर्ड हैज, देखें ये एक इसको कहते हैं एक्सेप्शन। ये क्या है, एक्सेप्शन आ गई लॉ की। एक्सेप्शंस मींस कि कोई ऐसी एसोसिएशन जो कंपनी तो नहीं है लेकिन बोर्ड, ये देखें बोर्ड का बी क्या नजर आ रहा है, कैपिटल। इसका मतलब कि हम अगर इसको सेक्शन 2 में जाकर देखेंगे तो उसके आगे लिखा होगा बोर्ड से मुराद एफबीआर। तो इससे मुराद क्या है, जिसको फेडरल बोर्ड कह दे कि तुम कंपनी हो तो वो भी कंपनी ही कंसीडर की जाएगी। और उसमें देखें अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट, इनको भी कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। अब आप कहेंगे इनके ऊपर क्या टैक्स लगता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर नॉर्मली ये एग्जेम्प्ट होते हैं। हाँ, अगर एक प्रोविंस जैसे पंजाब है, ये सिंध के अंदर कोई कारोबार करे, गवर्नमेंट के अलावा कोई और कारोबार करे, तो फिर ये टैक्सेशन हो जाती है इसकी। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पढ़ेंगे, हमारा वो 5 नंबर का एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वहां मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविंसेस के ऊपर कैसे टैक्स लगते हैं और प्रोविंसेस कैसे टैक्स लगाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर क्या मैं इसकी डेफिनेशन को क्रैम करूं, मैं रट्टा लगाऊं? द आंसर इज नो। एक दफा इसको पढ़ के रख, क्योंकि आज तक पेपर में उसने की डेफिनेशन को कभी टेस्ट नहीं किया। क्या हमारे सिलेबस में नहीं है? नहीं, यस है। तो इंटेंसिटी क्या है, ना होने के बराबर। तो क्या मुझे करनी नहीं चाहिए? नहीं, हमें इसको पढ़ना है। और अगर फर्ज करें इसमें 9 पॉइंट्स है ना, तो एक दफा पढ़ने के बाद मैं ऐसे ही बैठ के कोशिश करूं कि 8 10 8 7 5 जितने भी पॉइंट्स मैं ऑफ द हैंड क्रिएट कर सकता हूं मुझे उसमें करने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो आज हमने बेसिकली चैप्टर 1 को स्टार्ट किया और एक इम्पॉर्टेंट हमने काम ये किया कि हमने आज अपनी किताबों को, जो लॉ की किताबें हैं, उनको डिस्कस किया कि हमारी किताबों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स रूल्स हैं, एसआरओज क्या होते हैं, फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। कोई आपका क्वेश्चन हो तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं।